सारा प्रणाम, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेश कोहली। अगले आधे घंटे तक पश्चिम बंगाल की राजनीति पर चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता, मंत्री, सांसदों को क्यों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी ने अपने आवास पर बुला लिया है, उस बैठक का एजेंडा क्या है, क्योंकि अमित शाह 30 जनवरी को रैली करने जा रहे हैं, उनका दौरा है। पिछले दौरे की अगर अमित शाह की बात करें तो कहीं ना कहीं वहां पर तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका दिया था। शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ 50 से ज़्यादा नेता कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया गया था। क्या वैसा झटका दोबारा देंगे अमित शाह? क्या ये डर है? इसी को देखते हुए क्या टीएमसी बैकफुट पर है? तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, अजय अरोड़ा जी हमारे साथ कांग्रेस के मौजूद रहेंगे, बादल देवनाथ तृणमूल कांग्रेस के मौजूद रहेंगे और डॉक्टर सुनील कौशिक पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे। शुरू करते हैं बड़ी बहस। संजय जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। कल सभी सांसद विधायकों की मीटिंग, एजेंडे का पता नहीं, लेकिन ये कहा है कि उपस्थित रहेंगे तमाम सांसद, तमाम विधायक, तमाम बड़े नेता। वजह इसके पीछे क्या देखते हैं आप? बेचैनी है टीएमसी वालों को। उन्हें इस बात के लिए सोचना पड़ रहा है कि देखिए, कोई भी ब्रिज तैयार होता तो पहले पिलर बनता है, और जब पिलर ढह जाए तो ये बात को तय मान के चलना चाहिए कि वो ब्रिज भी जो जनता और समाज के बीच का, जो राज्य और जनता के बीच का जो ब्रिज है वो ढहने वाला है। आज आप देखिए कि जिस हिसाब से तृणमूल कांग्रेस से लगातार लोग नेता छोड़ के भाग रहे हैं। अब 30 तारीख को अमित शाह जी जा रहे हैं। अभी तक लगभग 82 के आसपास नेता छोटे स्तर के, बड़े स्तर के टीएमसी छोड़ चुके हैं। अब ममता बनर्जी को इस बात का चिंता है कि आगे आने वाले 30 जनवरी को पता नहीं और कौन कौन से लोग जाने वाले हैं, कौन कौन से लोग टीएमसी को छोड़ के जाएंगे। आपको तो जानकारी होगी? नहीं, मुझे क्यों जानकारी होगी? हमें तो कुछ एक बड़े नेताओं की जानकारी होगी, बाकी जो उनके साथ छोटे नेता होंगे वो पता नहीं कितनी की आबादी में होंगे। सच्चाई ये है कि ये तय करता है कि ममता बनर्जी से अब जब उनके नेता, उनके साथ काम करने वाले जब नेता लोग ही जब उब गए हैं तो वहां की जनता कितनी उब गई होगी। और ये परिवर्तन का संकेत है। तृणमूल कांग्रेस कह रही है लालच ये तो परिवर्तन का संकेत है। लालच तो आप ही दे रहे हैं। हम लालच नहीं दे रहे, साम दाम दंड भेद। हम लालच नहीं दे रहे हैं। किसी दो के बीच में मतभेद होने के दो कारण होते हैं। एक तो कोई लालच दे रहा होता है, और दूसरा जिसके साथ वो है, जिसके साथ जुड़ा हुआ है, उसकी कहीं ना कहीं से एक हठधर्मी सोच रही होगी। एक जो है सो मतलब एक एकांतवाद वाला जो होता है ना, एक आदमी का जो ममता बनर्जी डिक्टेटर हो चली हैं, किसी की बात नहीं सुनती हैं, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करती हैं, अपनी चलाती हैं, उनके भतीजे की चलती है। 2 ही लोग हो गए हैं पार्टी में, इसलिए कार्यकर्ता और नेता का मोह भंग हो चुका है और वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये दावा। बादल देवनाथ तृणमूल कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद है। देवनाथ साहब, समझना चाहेंगे आपसे क्या एजेंडा है इस मीटिंग का, और उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है सभी विधायकों की, सभी सांसदों की। अमित शाह का दौरा है 30 जनवरी को। पिछले दौरे में 50 से ज्यादा नेता कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी का एमएलए, संसदीय बोर्ड, संसदीय मीटिंग, ये तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। और ये सबसे बड़ा बात है, ये तो इलेक्शन, सामने इलेक्शन है। हर जगह में सभा हो रहा है, मीटिंग हो रहा है। मैं भी हर जगह में जा रहा हूँ, मीटिंग में जा रहा हूँ, रैली में जा रहा हूँ। ये तो चलता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ये इसका भाजपा का परेशान तो भाजपा का ही होगा, क्योंकि भाजपा यहाँ पर 2021 विधानसभा चुनाव में हार रहा है। और मैं कहूंगा कि इनका एमएलए मिलेगा। जो सीपीएम का तो 7% हो गया, और कांग्रेस का 5% हो गया, टोटल मिलके दोनों को 12% है। और इनका जो 40-30 का एमएलए था वाम और कांग्रेस का, दादा 50 नेता कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके थे पिछले दौरे में। 30 जनवरी को अमित शाह की रैली है। शुभेंदु अधिकारी समेत 50 नेता कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। बीजेपी का कहना है आपकी नीतियां, आपकी जो कार्यशैली है अब वो डिक्टेटर के तौर पर चल रही है, कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं है, इसलिए लोगों का मोह भंग हो रहा है तृणमूल कांग्रेस से, और वो इसे छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। और यही डर है, यही आप लोगों को डर है कि आगे एक रैली में ऐसा ना हो जाए, 30 जनवरी को अमित शाह वहां पहुंचेंगे, कुछ और बड़े नेता ना टूट जाएं। इसी को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस बैकफुट पर।
नहीं नहीं, ऐसे कोई बैकफुट नहीं है। आप लोग सोच रहे हैं दिल्ली से, जहां पर दिल्ली नोएडा में जो आप लोग है वो लोग आप लोग समझते हैं जी यहाँ पर ममता बनर्जी परेशान में है, लेकिन कोई परेशान में नहीं। ममता बनर्जी तो निराश थे जो लोगों के ऊपर, जो लोग पार्टी के अंदर बैठे बैठे काम नहीं कर रहे, जनसभा नहीं कर रहे, और उन लोगों के देखिए 2019 लोकसभा चुनाव पे कैसे पीछे चल गया, विधानसभा वित्त पीछे चल गया। इसीलिए वो लोग जानते हैं जब 50,000 जहां पर 40,000 लीड है वहां से जीतने का मौका नहीं है, इसलिए वो लोग भाजपा में जा रहा है। लेकिन वहां पर भी ममता बनर्जी भी कह दिया पहले से अंदर से जे इन लोगों को टिकट देने से कुछ नहीं होगा, तो वो लोग को चला गया। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले 1-2 और जा सकते, ममता बनर्जी तो बोल दिया जाइए जल्दी जाइए, ट्रेन छूट जाएगा, नहीं तो टिकट नहीं मिलेगा आपको, जितना जल्दी है जा जाइए। लेकिन मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं, ममता बनर्जी जितना काम किया, देखिए कल का एक रिपोर्ट आया, संसदीय पार्लियामेंट से एक रिपोर्ट आया, ममता बनर्जी ने 100 दिनों का जो काम होता है उसमें पूरे बंगाल में ममता बनर्जी 1 नंबर में है। देखिए 20 तारीख को देखिए एक रिपोर्ट संसदीय कमेटी ने रिपोर्ट दिया, महिला सुरक्षा, शिशु सुरक्षा के बारे में, नारी सुरक्षा के बारे में ममता बनर्जी पूरे देश के अंदर जितना सीएम है सबसे अच्छा काम किया, सबसे अच्छा है, नंबर 1 में है हर चीज में, हर विषय में, हर सब्जेक्ट। डॉक्टर सुनील कौशिक, किसी तरह की कोई घबराहट नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई जा रहा है तो ममता बनर्जी उसको ट्रेन का टिकट दे रही है और कह रही है जल्दी जाइए फटाफट, आपको यहाँ से टिकट नहीं मिलेगा, जहाँ से टिकट मिल रहा है चले जाइए। टीएमसी के दावे में कुछ दम दिखाई देता है आपको? नहीं, जिस तरीके से घबराहट है कि 30 जनवरी से एक दिन पहले बिना एजेंडे के या कोई विधायक और सांसदों को बुलाती हैं तो निश्चित तौर से तो कह सकते हैं घबराहट है। और दूसरा, जिस तरीके से अमित शाह को चैलेंज किया उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे पर, तो मुझे लगता है कि जो एआईएम का वहाँ उतरना और एक नई पार्टी का वहाँ गठन होना मुस्लिम पार्टी का, तो ये कहीं न कहीं तो ममता दीदी को मोटिवेट कर रहा है कि हिंदुत्व की तरफ उनको मुड़ना पड़ेगा। और ये बहुत दिनों बाद ऐसे बयान आए हैं उनको कि मैं दुर्गा पूजा भी करती हूँ और हिंदुत्व के मुद्दे पर मैं गृह मंत्री से मैं डिबेट भी करना चाहती हूँ कि मेरा भी हिंदुत्व कमज़ोर नहीं है। तो जब ऐसी बातें आने लगें तो लगता है कहीं ना कहीं तो घबराहट है और ये मानना पड़ेगा। दूसरा, सत्ता पक्ष के लोग छोड़ के जाने लगें उस राजनीतिक दल को, तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं वो ऐसी परिस्थितियां उस राजनीतिक दल में रही हैं, नाराजगी अंदर ही अंदर रही है। या दूसरा कह सकते हैं कि बीजेपी ने वो लालच भरी चीज़ें रखी हैं उनके सामने कि वो मजबूर हो रहे हैं। और तमाम इलेक्शनों में आप देखिए बीजेपी की रणनीति रहती है कि जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं, 2017 में, 2012 के इलेक्शन में आपने देखा होगा, 2017 के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता, समाजवादी पार्टी के नेता भी उन्होंने सम्मिलित कराए। तो जिस तरीके से यहाँ पश्चिम बंगाल में वही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और बीजेपी का जो वहाँ मैनेजमेंट है कि बूथ लेवल पर पन्ना प्रमुख तक उन्होंने वहाँ बना डाले, जिस तरीके से वहाँ वरिष्ठ नेता चाहे आरएसएस की तरफ से हों चाहे बीजेपी की तरफ से हो, मुझे लगता है कम से कम 2 साल से दर्जन भर नेता वहाँ डेरा डाले हुए हैं। और जो स्थिति वहाँ चल रही है सरकार को घेरने के लिए, वो निश्चित तौर से ममता दीदी घबराई हुई। तो अजय अरोड़ा हमारे साथ मौजूद है। ममता दीदी लगातार आपको कहती रही कि आप मिलकर चुनाव लड़ लीजिए, तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन बना लीजिए, फायदा हो जाएगा, नहीं तो मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा। लेकिन आपने नहीं सुनी। कांग्रेस और सीपीएम का गठबंधन हो गया है। करीब 100 सीटों पर आप लड़ रहे हैं, 90 सीटों पर सीपीएम लड़ रही है। बना लेते गठबंधन, कितना अब ये गठबंधन डेंट कर पाएगा एनडीए को और कितना फेवर में रहेगा यूपीए के? भूपेश जी, पहली बात का जवाब दे दूं, जो आपने टीएमसी से गठबंधन की बात की, हमने तो उन्हें आमंत्रित किया था जब बात की कि अपनी घर वापसी आ जाओ, अपनी पार्टी में आ जाओ। वो उनका निर्णय कि वो आते नहीं आते। और जहां तक हमारे गठबंधन की आपने कहा कि हम डंट मारेंगे नहीं मारेंगे, अभी भी हम वहां पे दूसरे नंबर की पार्टियां, 44 विधायक हमारे पास हैं और 33 लेफ्ट के हैं। तो हमारा बिल्कुल पूरी तरह से निशाना पश्चिम बंगाल पे है। तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कोई भी आपको फाइट में नहीं मान रहे हैं, आपस में एक पहले नंबर और दूसरे नंबर की लड़ाई के लिए बता रहे हैं कि हम या तो पहले रहेंगे या दूसरे नंबर पर रहेंगे। पहले होने का दावा ज्यादा है, कांग्रेस को कोई फाइट में नहीं मान रहा। देखिए भूपेश जी, ये तो समय बताएगा। हमें तो लगता है कि ये दोनों की लड़ाई में हमारा फायदा होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई और टीएमसी की लड़ाई से बिल्कुल साफ दर्शाता है कि लाभ हमें होने वाला है। और तो समय बता देगा, समय नजदीक है भूपेश जी। अभी मैं कहूँ ना, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या, समय जल्दी आने वाला है, देख लीजिएगा। चलिए, इन दोनों की लड़ाई में कांग्रेस अपना फायदा देख रही है। भोगेंद्र पाठक जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी हैं। भोगेंद्र जी, किस तरीके से आप देखते हैं, निंदा प्रस्ताव आया कृषि कानूनों को लेकर, जय श्री राम के नारे को लेकर, पहले कांग्रेस फेवर में थी लेकिन बाद में कांग्रेस ने किनारा कर लिया। समझना चाहेंगे आपसे
जो राजनीति चल रही है, जितना पॉलिटिकल पारा लगातार चढ़ रहा है, अब उसमें कुछ और टीएमसी में सेंध लगाती दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं ये जो कल सांसदों विधायकों की मीटिंग है, हालांकि टीएमसी कह रही है रेगुलर मीटिंग होती रहती है, उनको बुलाया जाता है। मैं दो बातें बताना चाहता हूं जो काफी महत्वपूर्ण है। पहली बात चाणक्य नीति है। चाणक्य ने कहा था, अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावणः, अति दानेन बलिर्बद्धो अति सर्वत्र वर्जयेत। कहा कि अत्यंत रूपवती होने के कारण सीता का हरण हुआ, अत्यंत गर्व की वजह से रावण का दलन हुआ, रावण मारा गया, अति दान देने की वजह से राजा बलि बांधे गए, अति सर्वत्र वर्जित। अति जो है उसको वर्जित करना चाहिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। यहाँ पर अब देखिए, हाँ, एक्सेस ये है कि 23 जनवरी को नेताजी की जयंती बनाई गई, उस पे श्री राम का कुछ लोगों ने उच्चारण कर दिया, बोल दिया, नारा लगा दिया। उस पे जो ममता जी की जो प्रतिक्रिया रही, वो प्रतिक्रिया सही नहीं थी, वो अति है। किसी के साथ अत्यंत सहानुभूति और किसी के साथ उपेक्षा कोई नहीं बर्दाश्त करता। संजय जी, पॉलिटिकल मंच पर आप जय श्री राम के नारे क्यों लगाते हैं? ये समझ में नहीं आता। इसी से असहज हो गई वहां पर दीदी, और उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल ये मंच नहीं है जय श्री राम के नारे लगाने का। क्यों आप लोग ऐसा करते हैं? कोई गुनाह है क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम जो हमारे देश के लिए एक गौरवशाली इतिहास के रचनाकार हैं, आप उसके अगर नारे लगा रहे हो और हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा के तहत रही, अब प्रणाम चलने लगा, अब नमस्ते चलने लगा, हेलो हाय चलने लगा है। एक जमाने में गांव में आज भी लोग जय श्री राम करके ही एक दूसरे को संबोधन करते हैं, तो उसमें कोई अन्याय हो गई? उसमें कोई तुष्टीकरण हो गया क्या? और मैं तो यही कहूंगा कि ममता बनर्जी का बहुत ज्यादा अति मुस्लिम प्रेम और अति मुस्लिम तुष्टीकरण इस बात के लिए उनको प्रेशराइज कर दिया, वो जय श्री राम के नारे से चिढ़ गई। सच्चाई ये है कि जिस मुस्लिम को वो आज वो अपने पक्ष में लेना चाहती है, अगर उस मुस्लिम का भी इतिहास उठाकर देख ले तो उसके भी पूर्वज जय श्री राम रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि ममता जी, भाई साहब ने कहा, पाठक जी ने, कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, और जो उन्होंने मुस्लिम के प्रति प्रेम और मुस्लिम के प्रति तुष्टीकरण की जो अत्यधिक व्यवस्था कर दी, यही उनके लिए खतरा साबित हो गया। आज उन्हीं के पार्टी का मुस्लिम नेता एक पार्टी तैयार करने को पार्टी बना रहा, और वो अपनी अलग पहचान के साथ लड़ेगा। देवनाथ दादा, समझना चाहेंगे आपसे क्यों भारतीय जनता पार्टी के दावों में कितना दम, कि अगर वहां पर जय श्री राम के नारे लग गए तो आप मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए, पोलराइजेशन करने के लिए, तुष्टीकरण की नीति के लिए वहां पर दीदी जो थी वो असहज हो गई? देखिए सर, बहुत सारे सवाल आ गया, मुझे 30 सेकंड टाइम दीजिए 60 सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। दुर्गा पूजा, काली पूजा का बात आया, मैं इन सभी लोगों को, गेस्ट को मैं फिर से मैं अनुरोध करूंगा, बोलूंगा दुर्गा पूजा, काली पूजा के बारे में। देखिए, मैं बहुत सारे उद्घाटन में जाता हूँ, ममता बनर्जी के पास 15,000 20,000 करके इन्विटेशन कार्ड आता है। 15,000 20,000 दुर्गा पूजा, काली पूजा अलग अलग टाइम पर होता है, और ऐसा रहता है ममता बनर्जी हर जगह में उद्घाटन में जाता है दुर्गा पूजा, उसका घर में भी काली पूजा होता है। दूसरा बात, यहाँ पर आया रावण और सीता का हरण का बात है, और राजा बाली का बात, राजा बाली और रावण का बात त्रेता युग का है, राजा बाली का बात है सत्य युग का, जो भगवान विष्णु ने अवतार लिया था, और राम ये। और दूसरा बात है, अब्बास सिद्दीक का बात आया, अब्बास सिद्दीक का बारे में बता रहा हूँ। अब्बास सिद्दीक धर्म प्रचार होगा, पीर ज्यादा है और वो सबको दुआ देता है, लेकिन धर्म प्रचार करना, आप पार्टी इलेक्शन में खड़ा हो, जो पार्टी इलेक्शन में, अरे असली सवाल का जवाब नहीं दे रहे दादा आप। असली सवाल ये है भारतीय जनता पार्टी का कि वहां पर जय श्री राम के नारे लगा दिए गए, तो वहां पर तुष्टीकरण की नीति के तहत ममता बनर्जी असहज हो गई, मुस्लिम वोटरों को अपने पक्ष में करना चाहती हैं, इसलिए जय श्री राम के नारे से वो असहज हो गई। मैं तो आपको बस 30 सेकंड मांगा, 30 सेकंड तो हुआ नहीं अभी। मैं तो, मेरे पास तो घोड़ी है, आपके पास भी घोड़ी है, तो मैं बोला अब्बास सिद्दीकी का जो पार्टी डिक्लेयर किया उसका रजिस्टर मिलने से 2 साल लग जाएगा, उसका कैंडिडेट देने में, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उनको देना पड़ेगा, और यहाँ पर मुस्लिम वोट उनको नहीं मिलेगा। तीसरा बात, जय श्री राम का जो बात आया है, जय श्री राम का बात देखिए, हम हर चरण में, हर जगह में, हर सभा में, हर गली में, हर राज्य में मैं बोलता हूँ, जय श्री राम एक पॉलिटिकल स्लोगन हो गया है। जय श्री राम, मैं इन लोगों को, सबको, संजय सिंह को अनुरोध करूंगा, एक बार फिर से बोलिए जय सिया राम,
सीताराम बोलिए, जय सीता मैया बोलिए, राधे राधे बोलिए, राधे कृष्ण बोलिए। लेकिन मैं इस टीवी चैनल से डिबेट में जय श्री राम कह रहा हूं, आप छोड़ के भाग जाइए कुर्सी। नहीं, मैं जय श्री राम कह रहा हूं, छोड़ के भाग जाइए। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे मैं तो आप किस बात के हिंदू हो गए कि जय श्री राम को आप पॉलिटिकल बात कर रहे हो? पॉलिटिकल बेटा बता रहे हो आप? और मैं जो मन में आया है सुनिए, राजनीति करने के लिए आपका स्तर बहुत नीचे तक गिर गया है। पूरे भारत के पुरुष पुष्ट दर पुष्ट जय श्री राम बोलते आए, और आज आपकी ममता बनर्जी को जय श्री राम बोलने में शर्म आ रही है, और आप उसके लिए पक्ष रख रहे हैं यहाँ पर। आप लोगों को हटा ममता बनर्जी को कहिए कि जय श्री राम बोले, जय श्री राम। सब आप लोग को हटा के रहूंगा। आप तो सीट को आपको भागना पड़ेगा। अरे भाग मुकुल भाग, अभी तो बीजेपी भागेगा, पूरे 2024 में भागेगा, और ममता बनर्जी जीतेगा, और हम सब जीतेंगे। ममता बनर्जी फिर से आ रहा है, सुन लीजिए, फिर से आ रहा है ममता बनर्जी 2021 में, और आप लोग हार रहे रख ले अपना, ममता अली खान नाम रख ले, जय श्री राम बोलना छोड़ दे। राजनीति नजर आ रही है इनको। जय सीता मैया की जय, जय सीता मैया की जय। ये बात ममता बनर्जी को बोलिए, बोलने के लिए। अरे निकाल देगी आपको पार्टी से, और मैं भी ब्राह्मण, नहीं, आपको पार्टी से निकाल देगी। कौशिक साहब, पाठक साहब आ रहा हूं। पूजा होता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। हिब्रू भाषा में श्री को कहते हैं अब, श्री को अब कहते हैं, तो श्री राम को अब राम कहा गया। अब राम से ही, अब राम काफी परम पिता माने जाते हैं कुछ धर्म के लोगों के लिए, और अब्राम से ही अब्राहम और इब्राहिम ये बना है, और तमाम धर्म जो है वो श्री राम से ही जुड़े हुए हैं। 14,000 साल पहले श्री राम का आगमन हुआ था। आज का शोध जो है, आजकल जो नया शोध हुआ है उसकी वजह। चलिए कौशिक साहब, यहाँ समझना ये चाहेंगे तो श्री राम का विरोध तो होना ही नहीं चाहिए, सबके राम है। चलिए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी का स्लोगन हो गया है जय श्री राम। इस पर आगे चर्चा करेंगे। डॉक्टर सुनील, ओवैसी ने कहा है कि मुस्लिम वोटर्स को अपनी जागीर ना समझे तृणमूल कांग्रेस। हम भी वहाँ जा रहे हैं और हम भी रहनुमा हैं, हम भी बात कर रहे हैं, हम भी मुस्लिम वोटर्स को लुभाते हैं, हमारी भी पार्टी है, मुस्लिमों की बात करती है। तो ये कितना फ़र्क डालेगी ओवैसी की पार्टी अगर वो वहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाकों में अपने कैंडिडेट्स उतार देते हैं? तो कहीं ना कहीं जैसे तृणमूल कांग्रेस कह रही है किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमने काम किया, विकास का काम किया, हमको वोट मिलेंगे विकास के नाम पर। लेकिन अगर ओवैसी की पार्टी भी चली जाती है, जेडीयू भी चली जाती है, तमाम और पॉलिटिकल पार्टी चली जाती हैं, तो वहाँ अगर मुस्लिम वोटों में सेंध लग जाती है तो खासा नुकसान? नहीं, बिल्कुल नुकसान होगा। AIM का जिस तरीके से आना, और जो ममता दीदी के बड़े खास रहे हैं, उनका नई पार्टी का गठन होकर गठबंधन में होता है, और जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ वो बोल रहे हैं पिछले एक हफ्ते से कि नागरिक संशोधन कानून में किस तरीके से ममता दीदी ने डर दिखा करके हमारे मुस्लिम भाइयों को डरा रखा था। तमाम रजिस्टर की उन्होंने बात की कि जिस तरीके से रजिस्टर से नाम काटे गए हैं उसको लेकर के डराया गया था। तो बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकते हैं कि AIM का है। और कल का बयान आप देखिए ना, ममता दीदी कह रही हैं उसी बात को लेकर के कि मैं हिंदुत्व पे बात करना चाह रही हूं, अमित शाह को चैलेंज कर रही हूं, और तमाम उन्होंने पूजा पाठ की बातें कही हैं। जो मुझे लगता है कई वर्ष बाद ऐसा बयान ममता दीदी से के मुंह से सुनने को मिला होगा कि हिंदुत्व पे इतना खुल के वो बोली हैं। तो ये बिल्कुल कह सकते हैं कि छोटे छोटे दल तो प्रभावित करेंगे, लेकिन AIM का यदि मुस्लिम सीट, वहां लगभग 50 के आसपास ऐसी मुस्लिम सीटें हैं जहां उनका बहुत अधिक प्रभाव है, और वो वही चुनाव लड़ेंगे। तो यदि 50 सीटों के आसपास ममता दीदी को हराने का प्रयास करते हैं, और जिस तरीके से कांग्रेस का और लेफ्ट के साथ गठबंधन हो रहा है, वो किसको नुकसान करेगा? वो भी तृणमूल को नुकसान करेगा, क्योंकि वो वोट बैंक किसी जमाने में तृणमूल कांग्रेस का और लेफ्ट का ही ममता दीदी की तरफ आया था। यदि हम सत्ता की बात करेंगे, यदि सत्ता ममता दीदी के पाले में गई है, तो वोट बैंक वही खिसक के इनके पास पहुंचा है। और ओवैसी कितना बड़ा डेंट करेगा, ओवैसी कितना बड़ा खतरा बन के सामने आ रहा है राज्य सरकार के लिए। एंटी इनकम्बेंसी भी है, भारतीय जनता पार्टी ने भी ताल ठोक रखी है, आपके अपने लोग भी छोड़ कर जा रहे हैं, ऊपर से AIMIM की उपस्थिति वहां पर कितनी बड़ी मुश्किल पैदा करेगी, जैसा कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी कह रहे हैं, बीजेपी भी कह रही है। जवाब दादा? मैं बोलूं? जी जी जी। देखिए, अब्बास सिद्दीकी का बात तो मैंने बोल दिया, और AIM का बात आया, और एक बात उन्हें राम से अब्राहम का बात किया। मैं उनको कहूंगा एक बार भविष्य पुराण पढ़ लीजिए, 18 पुराण 24 पुराण के अंतर ही पड़ता है। भविष्य पुराण में भगवान विष्णु के पास कली ने गया था, कैसे ये लोग आया, अच्छा मेष जाति और दूसरा जाति कैसे आया, राम से अब्राहम से नहीं। और भविष्य पुराण देखने से, पढ़ने से ठीक मिल जाएगा आपको। भविष्य नहीं, इतिहास। चलिए,
और तीसरा एआईएम का बात है, मुस्लिम का बात है। पश्चिम बंगाल में देखिए 294 सीट है, 294 के अंदर 50 सीट जैसा है मुस्लिम अध्यक्षित है, और 105 सीट है जहां पर मुस्लिम 30%, 32, 25% करके है। और मैं आपको सभी को अनुरोध करूंगा, बंगाल में आपके जितना कैमरामैन है आप सबको देखना ममता बनर्जी सभा, और हम सभी टीएमसी लीडर जितना लोग है, जो लोग सभा कर रहे हैं उन लोगों का सभा का भीड़ एक बार देख लीजिए, और भाजपा का भीड़ भी एक बार देख लीजिए। मोदी जी आ रहा है, अमित शाह आ रहा है, भीड़ हो रहा है, लेकिन दिलीप घोष जा रहा है सभा में, लोग नहीं हो रहा है, भीड़ नहीं हो रहा है, तो कैसे ये लोग जीतेंगे? मैं तो बोल रहा हूँ 40-50 सीट मिलेगा, वाम कांग्रेस को तो नहीं मिलेगा, उसका सीधे भाजपा को मिलेगा, लेकिन सत्ता में कभी नहीं आएगा बंगाल में। जैसे बिहार में भाजपा ने कभी एकजुट होकर नहीं आ सकते, दूसरे को लेके आ सकते, एक साथ नहीं आ सकते। उनका संजय जी, आप सत्ता में नहीं आ रहे, इन्होंने तो कैलकुलेट करके सीटें भी गिना दी हैं, कितनी सीटें इनके पास आ रही हैं, कहां से आ रही हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के लोकल लीडर वहां पर जा रहे हैं तब वहां पर कोई भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही है, और जो मोदी और अमित शाह जा रहे हैं तो देखने के लिए लोग चले जा रहे हैं, उस भीड़ को वोटों में तब्दील कैसे करेंगे आप? देखिए, एक बात तो इन्होंने बहुत अच्छा कहा, इन्होंने पहली बार स्वीकार किया है कि इनके सीट कम होने जा रहे हैं। ये बात इन्होंने स्वीकार कर लिया। अब रही बात, मैं आपको बता दूं, हमारी पार्टी की एक खासियत है, वहां ममता बनर्जी का डिक्टेटरशिप टाइप का एटीट्यूड नहीं है। हमारी पार्टी में मोदी जी से लेकर निचला जो पार्षद है और जो छोटा कार्यकर्ता हो सकता है, जो पन्ना प्रमुख है, सब चुनाव के समय में कार्यकर्ता की श्रेणी में होते हैं, और जो कार्यकर्ता जितना प्रभावशाली उतनी भीड़ आती है, जिस प्रभावशाली कार्यकर्ता पे जनता को भरोसा होता है भीड़ आती है। हम एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं, उसमें ये नहीं देखते कि ये प्रधानमंत्री हैं और वो पन्ना प्रमुख है। इस पार्टी के संगठन के अंदर सबसे बड़ी खासियत है कि जो बहुत बड़े लेवल के जिसको लोग नेता कहते हैं वो भी एक जगह के पन्ना प्रमुख होते हैं। ये इस पार्टी के संगठन का एक पूरी व्यवस्था है। ये ममता बनर्जी जी की तरह नहीं है कि अगर एक बार यस मैडम गलती से बोलना भूल जाए, अगर उनका नेता तो उसको कहे कि भाई तुम दूसरी पार्टी में चले जाओ, हम तुम्हारी क्षेत्र से दूसरे को ले आते हैं। ये गुलामी का एटीट्यूड जो है, ये वातावरण टीएमसी के अंदर ही है। और जो भाई साहब अभी आप कर रहे हैं, इनके शब्द कुछ नहीं है। अगर ये गलती से बोल दे ममता बनर्जी के बारे में कुछ, तो अगली बार आपके चैनल पर नहीं होंगे। कहने का कुल मतलब ये है, हमारी पार्टी पूरे संगठन के साथ, अपनी व्यवस्थाओं के साथ, सबको कार्यकर्ता समझते हुए चुनाव लड़ती है। और इस बार बंगाल में ममता बनर्जी का जाना तय है। ममता दीदी तय कर ले, क्योंकि ममता दीदी को परिवार के प्रति जो एक भावना जगी है, उनके साथ संघर्ष करने वाले जो नेता थे उसको उन्होंने मिट्टी में मिला दिया और अपने भतीजे को लेकर आगे आ गई। परिवारवाद का नशा चढ़ते ही किसी भी पार्टी का, चलिए, दावे अपने अपने हैं। भोगेंद्र पाठक जी, एक सवाल आपसे और डॉक्टर सुनील कौशिक से, एक ही सवाल, दोनों का रिएक्शन लेना चाहूंगा। अगर मुस्लिम वोटों पर AIAMIM सेंध लगाता है, अगर तृणमूल कांग्रेस और CPM अगर वहां पर जाते हैं और गठबंधन के साथ लड़ते हैं कांग्रेस और CPM, तो ये बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। AMIM भी जो है वो मुस्लिम वोटरों में सेंध लगेगी, OBC की पार्टी। लेकिन अगर JDU और शिवसेना की बात करें तो क्या हिंदुओं के वोटों में सेंध नहीं लगाएंगे? बीजेपी को नुकसान नहीं होगा, NDA को नुकसान नहीं होगा अगर ये NDA के घटक दल ही अलग अलग जाके लड़ेंगे? हालांकि शिवसेना भी नहीं है घटक। देखिए, पूरी तरह से ध्रुवीकरण हो चुका है पश्चिम बंगाल में। इसलिए अगर ओवैसी वहाँ जाते हैं या और भी CPM कांग्रेस वगैरह भी अगर पक्ष में जाते हैं और इधर शिवसेना भी खड़े, तब भी संख्या किसकी ज़्यादा है? जब धर्म के आधार पर चुनाव होगा और ये बात एक एक वोट डालने वाले एक एक वोटर तक पहुँचेगी, तो वही जीतेगा जिसकी संख्या अधिक होगी। और ममता दीदी के लिए सबसे जो सरल और अच्छा उपाय है और बेहतर करने के लिए वो ये है कि सम भाव से, सबके प्रति समान भाव रखते हुए, बिना किसी धर्म का पक्ष लिए हुए विकास की राजनीति अभी भी शुरू कर दें और इसको जन जन तक पहुंचाएं, तो उनकी स्थिति सुधर सकती है। डॉक्टर सुनील, ये हाँ, जिसकी जनसंख्या अधिक होगी, जो ही धर्म पर बटेंगे तो वही जीतेगा जिसकी संख्या अधिक होगी। और देश को इसको सबसे बड़ी हानि होती है। ये इसलिए बड़ा दुर्भाग्य होगा कि धर्म पर चुनाव हो जाए, पोलराइजेशन हो जाए,
विकास के मुद्दे कहीं छूट जाएं, विकास की बात, राज्य की बात, छोटे विधायकों या जो गांव की सड़कों की बात है, बिजली की बात है, व्यवस्था की बात है, वो कहीं पीछे छूट जाए और हवाई बातों पर चुनाव हो जाए और पोलराइजेशन हो जाए, ये दुर्भाग्य। नहीं भूपेश जी, यही हो रहा है। यदि पिछले 4 और 5 इलेक्शन की हम समीक्षा करें, या तो लोकसभा की बात कर लें या विधानसभाओं की राज्यों की बात कर लें, यदि बीजेपी विधानसभा का इलेक्शन लड़ती है तो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे रहते हैं। ये बीजेपी वहाँ स्त्री मुद्दों पे चुनाव नहीं होता वहाँ पे, और इस तरीके से पहले चरण से लेकर के अंतिम चरण तक वहाँ इस तरीके से इलेक्शन मोटिवेट होता जाता है कि वो धर्म के आधार पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। या तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के पे, हिंदू मुस्लिम या अन्य ऐसे मुद्दे होंगे जहाँ बिल्कुल कटुता पैदा करने वाले हों। और वो निश्चित तौर से है कि पश्चिम बंगाल में AIM वोट काटू पार्टी के रूप में बिल्कुल होगा। बिहार में इसका हम देख चुके हैं, उत्तर प्रदेश में भी वही रिएक्शन होने जा रहा है। और दूसरा जो शिवसेना की आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि शिवसेना वहाँ वोट काटने के लिए बहुत ज़्यादा स्थिति में होगी, क्योंकि जब हिंदू मुस्लिम अभी से नहीं हो रहा है, अचानक जब शिवसेना पहले से काम कर रही होती, 2 साल से काम कर रही होती, तो लगता है कि हिंदू वोट उनकी तरफ मोटिवेट होता। लेकिन अचानक केवल जाना, और जब तक आप बीजेपी के साथ गठबंधन में रहे हो, अब तुम दूसरे गठबंधन में जाकर के, तो मुझे ज्यादा नहीं लगता कि शिवसेना वोट काट पाएगी। लेकिन निश्चित तौर से AIM और जो नई पार्टी का गठन हुआ, मुस्लिम पार्टी का गठन हुआ है, वो निश्चित तौर से तृणमूल कांग्रेस का नुकसान करेगा। और कांग्रेस और CPM यदि इलेक्शन लड़ते हैं कांग्रेस से अलग हटके, तो निश्चित तौर से वो भी बीजेपी को ही फायदा होगा। देवनाथ दादा, आपसे समझना ये चाहेंगे, जिस ट्रैक पर आपको भारतीय जनता पार्टी लाने की कोशिश कर रही है, आप उस ट्रैक पर क्यों आ रहे हैं? आप स्थानीय मुद्दों की बात क्यों नहीं करते? आप विकास की बात नहीं करते? जो काम राज्य में किया है सरकार ने, आप उसकी बात नहीं कर रहे। आप जय श्री राम में अटक रहे हैं, आप हिंदुज्म में अटक रहे हैं, कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की बात हो रही है तो आप उसमें फंस रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, फिर 2-3 सवाल आएगा, मैं आपका सवाल भी 30 सेकंड में अंदर जवाब दूंगा। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। जय श्री राम मैं ममता बनर्जी फिर बोल रहा है, हर जगह में बोल रहा है जय श्री राम तुम्हारा पॉलिटिकल स्लोगन है। जब से सुबह हम लोग सुप्रभात कहते हैं, जय श्री राम कहते हैं, राम राम कहते हैं, वो अभी भी यहाँ पर चलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी को जय श्री राम बोल के क्रिटिसाइज कर रहा है, मतलब जय श्री राम कोई दिल से कोई कहेगा ममता बनर्जी को, ममता जी राम राम बोलिए, ममता जी राम राम जरूर बोलेगा, लेकिन ममता जी दिल की डॉक्टर है, दिल की बात पढ़ लेती है। अपमान कर रहा है, कैसे बोल रहा है? जब ममता बनर्जी बाहर निकलता है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, अरे एक क्या बात है? तुम दिल से बोलो दीदी को, दीदी राम राम बोलो, दीदी जय काली माता बोलो, दीदी हर हर महादेव बोलो, तो दीदी क्यों नहीं बोलेगा? दीदी मतलब राम और काली में भी राजनीति कर रही है। तो उसका घर में तो पूजा है, उसको काली पूजा करते हैं, उसका घर में तो काली पूजा होता है, हर दिन पूजा चलता है, वो खुद सुबह उठ के पूजा करके घर से निकलता है। ये कहना है कि आप जय श्री राम बोल के चिढ़ा रहे हैं दीदी को। संजय जी, हम सब कहते हैं 30 सेकंड खत्म करिए, बुलेटिन खत्म कर। दीदी जय श्री राम जैसे शब्दों से चिढ़ इसलिए रही है कि वो जितनी चिढ़ती है, मुस्लिम को लगता है कि दीदी हमारी है, इसलिए चिढ़ती है। वो चिढ़ने का नाटक करती है। अगर वो काली जी की पुजारी हैं तो जय श्री राम शब्दों से कभी नहीं चिढ़ेंगी, वो चिढ़ने का नाटक करके मुस्लिम तुष्टीकरण को न्योता देती है। ये पूरी उनकी राजनीति है और राजनीति के तहत कर रही है। चलिए, कल सभी सांसद और विधायकों की एक बैठक बुलाई है ममता बनर्जी ने, और यह कह दिया गया है कि इस बैठक में अनिवार्यता जरूर होनी चाहिए, आप लोग उपस्थित रहेंगे, उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ये जनरल मीटिंग है, आपस में बैठकर बात करेंगे, चुनावी रणनीति पर बातचीत होनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का और कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ममता दीदी बौखला गई हैं, पूरी तरह से बैकफुट पर तृणमूल कांग्रेस दिखाई दे रही है, क्योंकि 30 जनवरी को अमित शाह की रैली है और पिछली रैली में शुभेंदु अधिकारी समेत 50 कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। और लोग ना टूट जाएं, TMC में और टूट ना हो, पकड़ मजबूत हो, इस वजह से ये मीटिंग बुलाई है। आने वाले दिनों में और क्या रंग देखने को मिलते हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव में, ये हमारी नज़र बनी रहेगी और हम खास पेशकश पेश करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता, स्पोक्स पर्सन, अपनी बेबाक राय रखते हैं, बहुत शुक्रिया। अजय अरोड़ा कांग्रेस के नेता, आज आपको वक्त कम मिला, आगे मैं ध्यान रखूंगा कि थोड़ा वक्त आपको और दिया जाए। बादल देवनाथ तृणमूल कांग्रेस के नेता हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुनील कौशिक पॉलिटिकल एक्सपर्ट और भोगेंद्र पाठक जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। फिलहाल इजाजत, सहारा।